तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बाष्पोत्सर्जन एवं बिंदुस्राव। तो सबसे पहले हम बाष्पोत्सर्जन को पढ़ लेते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा को देखते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों से जल के बाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों के वायवीय भाग कौन कौन से होते हैं? पौधों के वायवीय भाग जड़, तना, पत्तियां आदि ये सब वायवीय भाग होते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जड़ों के द्वारा जल का अपसरण हुआ और पत्तियों की सहायता से ये जल वातावरण में छूट गया। तो यही क्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब बाष्पोत्सर्जन के प्रकार देख लेते हैं। बाष्पोत्सर्जन के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन, और नंबर 2 उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन, और नंबर 3 बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। तो इसका कार्य होता है, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो जल का बाष्पोत्सर्जन पत्तियों की निचली सतह से होता है। तो रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन में पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा जल का बाष्पन होता है, यानी बाष्पोत्सर्जन होता है। तो इस क्रिया को रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इस प्रकार के बाष्पोत्सर्जन में लगभग 80 से 90% जल की हानि होती है। यानी रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन में 80 से 90% जल का बाष्पन होता है। अब देखते हैं दूसरा नंबर का बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन। तो यह बाष्पोत्सर्जन पत्तियों की बाह्य त्वचा के द्वारा होता है। मतलब पत्तियों की एक त्वचा होती है, सबसे बाहर एक त्वचा होती है, उसके ऊपर दूसरी त्वचा होती है। तो सबसे बाहरी त्वचा जो होती है उसे उपत्वचा कहते हैं, और उन्हीं के द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है। लेकिन ये उपत्वचा का कार्य होता है बाष्पोत्सर्जन को कम करना, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में जल की हानि होती रहती है। तो इस प्रकार के बाष्पोत्सर्जन को उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और इसमें लगभग 3 से 9% तक बाष्पोत्सर्जन होता है, यानी जल की हानि होती है। और तीसरा प्रकार आता है उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन। कौन सा? बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। तो इस प्रकार का बाष्पोत्सर्जन तनों द्वारा होता है। तनों पर दरअसल कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको हम बातरंध्र कहते हैं। तनों पर बातरंध्र पाए जाते हैं, इनको छिद्र कहते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इनको बातरंध्र कहते हैं, और इनसे जल का बाष्पोत्सर्जन होता है। तो पौधों के तनों पर कुछ बातरंध्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा जल की हानि होती है। यही बाष्पोत्सर्जन बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह बाष्पोत्सर्जन बहुत कम, लगभग 0.1% होता है। तो मैं आपको बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन का चित्र दिखा देता हूँ। तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, इसमें ये एक पेड़ है, तो इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं। ये छिद्र देख रहे होंगे आप। इन्हीं छिद्रों को बातरंध्र कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? बातरंध्र। इन्हीं छिद्रों से जल का बाष्पोत्सर्जन होता रहता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम रंध्र की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। अति सूक्ष्म आकार के छिद्र होते हैं। तो अभी मैं आपको इसका चित्र दिखाऊंगा, पहले आप इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए सब। तो रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले अति सूक्ष्म आकार के छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है, और प्रत्येक स्टोमेटा में एक छिद्र होता है। रंध्र को इंग्लिश में हम स्टोमेटा भी कहते हैं। स्टोमेटा लिख देता हूँ मैं। तो रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा भी कहते हैं, और प्रत्येक रंध्र यानी स्टोमेटा में एक छिद्र होता है, जो चारों ओर से सेम के बीज के आकार की कोशिका से घिरे रहते हैं, जिन्हें गॉड सेल कहते हैं। गॉड सेल यानी रक्षक कोशिकाएं, गॉड सेल कहते हैं। गॉड सेल की बाहरी भित्ति पतली और आंतरिक भित्ति मोटी होती है। गॉड सेल के चारों ओर अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। सहायक कोशिकाएं यानी हेल्पिंग सेल। तो रंध्र की संरचना को हमने पढ़ लिए हैं। रंध्र की पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा में एक छिद्र और होता है, जिसको हम गॉड सेल कहते हैं। और गॉड सेल
के चारों ओर अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम हेल्पिंग सेल यानी सहायक कोशिकाएं भी कहते हैं। तो चलिए इसके चित्र को देख लेते हैं। तो मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ कि इस चित्र में ये जो बीच का भाग है, ये छिद्र है। तो इस छिद्र को हम स्टोमेटा कहते हैं। और इस छिद्र के चारों ओर दो कोशिकाएं पाई गई हैं। ये जैसे आप सेम के बीज के आकार की होती हैं, इनको कहते हैं गॉड सेल। तो ये कौन सी कोशिका होती हैं? गॉड सेल। और गॉड सेल में छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है। ये एक पत्तियों का वर्णक होता है, इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अब इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। स्टोमेटा के कितने प्रकार होते हैं, मतलब रंध्र के कितने प्रकार होते हैं। रंध्र की संरचना के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब रंध्र के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए रंध्र के प्रकार पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम स्टोमेटा का प्रकार पढ़ लेते हैं, यानी रंध्र के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो रंध्र का पहला प्रकार होता है एनोमोस्टिक स्टोमेटा। और दूसरा प्रकार होता है डायस्टिक स्टोमेटा, और तीसरा होता है पैरासिटिक स्टोमेटा, और चौथा होता है एनाइसोसिटिक स्टोमेटा। तो अब हम पहला स्टोमेटा पढ़ेंगे, यानी एनोमोसिटिक स्टोमेटा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस प्रकार के स्टोमेटा में द्वार कोशिकाएं यानी कि ये कोशिकाएं जो आप देख रहे हैं, इनको कहते हैं द्वार कोशिकाएं यानी गॉड सेल। ये दो कोशिकाएं देख रहे हैं हम, इनको कहते हैं गॉड सेल, GS। तो इनके चारों ओर कोई भी सहायक कोशिका नहीं पाई जाती। इनके चारों ओर देखिए आप, कोई भी कोशिका नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये बाहरी भाग, ये तो इसकी कोशिका भित्ति है, लेकिन इसके बाहर कोई भी सहायक कोशिका नहीं पाई जाती। यानी कि ये कौन सा स्टोमेटा हो गया? एनोमोस्टिक स्टोमेटा। अब हम दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं। तो ये जो आप स्टोमेटा देख रहे हैं, इसको कहते हैं डायस्टिक स्टोमेटा। तो इस प्रकार के स्टोमेटा में गॉड सेल, ये आप जो देख रहे हैं गॉड सेल हैं, ये गॉड सेल हैं। इनके चारों ओर दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि सब्सिडरी सेल लिख देता हूँ मैं, सब्सिडरी सेल। तो ये पाई जाएंगी। तो वह स्टोमेटा जिनके चारों ओर दो सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसको हम डायस्टिक स्टोमेटा कहते हैं। डायस्टिक स्टोमेटा। तो ये डायस्टिक स्टोमेटा हो गया। अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार का स्टोमेटा कुछ इस प्रकार का होता है, जिसको हम पैरासिटिक स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासिटिक स्टोमेटा। तो इस प्रकार के स्टोमेटा में गॉड सेल, ये जो आप देख रहे हैं गॉड सेल है, ये कौन सी कोशिका है? गॉड सेल। गॉड सेल के चारों ओर ये जो आप कोशिकाएं देख रहे हैं, इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? सहायक कोशिकाएं। अब ये कोशिकाएं जो हैं, तो ये कोशिकाएं ऊर्ध्वाधर पाई जाती हैं, गॉड सेल के ऊर्ध्वाधर, यानी कि 90 डिग्री पर पाई जाती हैं गॉड सेल के। और जो आप पहले पढ़े थे डायस्टिक स्टोमेटा, तो इसमें ये समांतर होती थी, पैरेलल होती थी। इसमें पैरेलल होती थी और उसमें ऊर्ध्वाधर। तो इस प्रकार के स्टोमेटा को हम पैरासिटिक स्टोमेटा कहते हैं। और चौथा प्रकार देख लेते हैं अब इसका। तो चौथा प्रकार कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये गॉड सेल है। गॉड सेल के चारों ओर 3 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ऐसा स्टोमेटा जिसके गॉड सेल के चारों ओर 3 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, उस प्रकार के स्टोमेटा को हम कौन सा स्टोमेटा कहेंगे? क्या नाम देंगे ऐसे स्टोमेटा को? एनाइसोसिटिक। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एनाइसोसाइटिक स्टोमेटा। तो अब आपने रंध्र के बारे में पूरी जानकारी पढ़ चुके हैं।
और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप इसको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो और वो रंध्र की संरचना एवं रंध्र का प्रकार, रंध्र क्या होता है, इसके बारे में जान सकें।